बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंटी टेस्ट क्लास। आई एम योर मैथ टीचर प्रोफेसर शाहिद बशीर। स्टूडेंट्स, हम आज के लेक्चर की डिस्कशन के दौरान हमारी सेकेंड ईयर बुक के जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें एक्सरसाइज 2.9, 2.10 और 3.1 शामिल है। तो चले आए बोर्ड की तरफ चलते हैं और ये डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की डिटेल्स पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव पे बात करने लगे हैं। हमें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये बताती है कि किसी भी फंक्शन का जो पहला डेरिवेटिव है वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर फर्ज करें हमें फंक्शन गिवन हो और उसकी स्लोप ऑफ द टेंजेंट पूछी जाए तो हम डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हुए वो पॉइंट पुट करेंगे और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट का आंसर बता देंगे। एक एग्जाम्पल की मदद से इसको देखते हैं। मैंने आपके सामने एक फंक्शन लिखा f of x इक्वल टू एक्स क्यूब और इंटरवल दिया -3 से 2 तक। ऑल्दो दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, लेकिन हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो -3 से 2 तक क्लोज इंटरवल के लिए करेंगे। तो गौर कीजिए, ये फंक्शन है। इस फंक्शन में अगर मैं आपसे ये डिमांड करूं कि मुझे बताएं कि इसकी स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगी, तो वो फाइंड करने के लिए आप इसके डेरिवेटिव का इस्तेमाल करेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करें तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो f डैश x की वैल्यू आती है 3x²। तो ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट बिटवीन -3 to 2 रिप्रेजेंट कर रही है। अगर मैं आपसे ये डिमांड करूं कि बताइए कि इसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 पे क्या होगी, तो आप इसके ग्राफ को गौर से देखिए कि 1 पर इसकी स्टीपनेस क्या है, क्योंकि जो स्लोप होती है वो मेजरमेंट ऑफ स्टीपनेस होती है। तो 1 पर इसकी स्टीपनेस और 2 पे इसकी स्टीपनेस ज़्यादा हो रही है और 3 पर और ज़्यादा इसकी स्टीपनेस हो गई। तो अगर मैं ये पूछता हूँ कि 1 पे स्टीपनेस कितनी है, तो आप इसके डेरिवेटिव में 1 पुट करें तो आपका आंसर होगा 3। इसका मतलब ये हुआ कि 1 पर आप 1 यूनिट एक्स डिस्टेंस के लिए हाइट जो है वो 3 टाइम्स ज़्यादा अटेन कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करता हूँ तो आंसर आता है 12। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि x इक्वल टू 2 पर जो स्टीपनेस इसकी बढ़ रही है वो 12 टाइम्स बढ़ रही है। इसी तरह से अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि बताइए कि -3 से लेकर 2 तक ओवरऑल इंटरवल में मैक्सिमम स्टीपनेस क्या होगी, यानी कि वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट मैक्सिमम होगी। ये फाइंड करने के लिए इसके डेरिवेटिव का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि टॉपिक भी हमारा है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव का इस्तेमाल कैसे करना है, आपको ये सोचना है कि इस इंटरवल में से कौन सा नंबर है जिसको पुट करके इसके डेरिवेटिव का आंसर मैक्सिमम आता है। वो नंबर होगा -3। तो जब आप इधर -3 पुट करेंगे, -3 का स्क्वायर 9 और 9 3 27। तो फर्स्ट डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हुए हमने ये इंफॉर्मेशन गेट की कि जब x -3 है तो -3 में, ये नेगेटिव नंबर्स हैं, तो -3 में जो स्टीपनेस यहाँ पर होगी वो मैक्सिमम होगी। इसके बाद हम सेकंड स्टेप की तरफ जाते हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन में फॉर विच इंटरवल द स्लोप ऑफ द फंक्शन इज नेगेटिव। स्टूडेंट्स, यहाँ एक और बात आप ध्यान में रखिए कि अक्सर हम डिफरेंट एक्सप्रेशंस के साथ डील करते हुए जब उन पे कंडीशन लगाते हैं तो इनइक्वालिटीज जनरेट हो जाती हैं, और इनइक्वालिटीज का, स्पेशली पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन वाली इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन फाइंड करना हमें आना चाहिए, क्योंकि एंटी टेस्ट के अक्सर सवालों में ये इनइक्वालिटीज के साथ हमें डील करना है। जैसे अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ डील कर रहे हैं, उस पर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होना चाहिए फॉर इमेजिनरी रूट्स, तो इनइक्वालिटी जनरेट हो गई। जब आप कंडीशन लगाते हैं कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर हम कंडीशन लगा रहे हैं कि ये फंक्शन जो है इसका डेरिवेटिव लेस देन 0 है, तो ये एक इनइक्वालिटी जनरेट हो जाएगी। तो क्वेश्चन को दोबारा मैं देखता हूँ कि फॉर विच इंटरवल द स्लोप ऑफ द गिवन फंक्शन इज नेगेटिव। अब स्लोप जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करती है, तो हम इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे और उसको लेस देन 0 पुट कर देंगे। इसके फर्स्ट डेरिवेटिव को लेस देन 0 पुट करके सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आता है ये। अब हमें x के वो इंटरवल्स फाइंड करने हैं जिसपे इसका आंसर लेस देन 0 हो। तो अब हम ये टेक्निक डिस्कस करने लगे हैं कि वो इंटरवल्स हम किस तरह से फाइंड करते हैं। उसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी, जैसा कि आप अपने सामने बोर्ड पे देख रहे हैं, ये एक नंबर लाइन मैंने ड्रॉ की है फ्रॉम -∞ टू +∞, और इसमें मैंने ये 2 पॉइंट्स स्केच किए हैं 1 और 3। ये 2 पॉइंट्स हैं वो जो इनक्वालिटी हमने निकाली थी, अगर उसको 0 पुट करें तो वहां से x की वैल्यूज आती हैं। इन 2 पॉइंट्स की वजह से हमारी नंबर लाइन इन 3 इंटरवल्स में डिवाइड हो गई, एक a, एक b और एक c इंटरवल। इस a, b, c इंटरवल में से इंटरवल 1 में देखें आप, a इंटरवल में -1 से लेकर 1 तक कोई भी एक नंबर आप इसमें पुट करें और देखें इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। -∞ से 1 तक एक नंबर ले लें 0। जब आप इसमें 0 पुट करते हैं तो 0 पुट करने से यहाँ -1
और -3 +3 आंसर आता है। -1 -3, ये +3 होगा और 3 लेस देन 0 नहीं होता, इसका मतलब है इसने सेटिस्फाई नहीं किया। अब जो बी इंटरवल है उसमें कोई वैल्यू पुट करते हैं, इसलिए 1 से लेकर 3 तक कोई नंबर ले लें 2। जब आप इसमें 2 पुट करेंगे तो 2 - 1 और 2 - 3, इसको सॉल्व करें 1 और -1, आंसर -1 आया एंड -1 इज लेस देन 0, तो इसका मतलब है कि बी इंटरवल का आंसर करेक्ट है। इसी तरह से सी इंटरवल की अगर आप बात करें तो 3 से इन्फिनिटी तक कोई नंबर पिक करें, जैसे 4 है, तो जब आप यहाँ 4 पुट करेंगे तो 4 पुट करके 4 - 1 एंड 4 - 3, 4 - 1 का आंसर 3.1, तो फाइनल आंसर इज 3 एंड 3 इज नॉट लेस देन 0। इसका मतलब है सी इंटरवल ने भी इसको सेटिस्फाई नहीं किया। तो जो इंटरवल इसको सेटिस्फाई कर रहा है वो हमारे इनक्वालिटी के सोल्यूशन का हिस्सा होगा, और वो इंटरवल आप लिख लें 1 से लेकर 3 तक। इस इंटरवल में जब आपने ब्रैकेट्स इस्तेमाल करनी है वो इस इनक्वालिटी पर डिपेंड करेंगे। अगर ये इनक्वालिटी विदाउट इक्वल साइन है तो फिर यहाँ पर हम ओपन इंटरवल इस्तेमाल करेंगे, और अगर ये इक्वालिटी के साथ होता है तो हम वहाँ पे क्लोज इंटरवल इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम फाइनल डिसीजन लेने लगे हैं कि जो हमें फंक्शन गिवन था उस फंक्शन की स्लोप नेगेटिव होगी इस इंटरवल पर 1 2 3। तो हमने सबसे पहले ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ी, जिसमें हमें ये पता चला कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है, और उसको हमने अप्लाई किया 1-2 एग्जांपल्स में। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव पर क्या कंडीशंस अप्लाई होती हैं। एक फंक्शन में आपके सामने लिख रहा हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, और आप देखिए कि ये पीस वाइज फंक्शन है। ये फंक्शन ऐसे डिफाइंड हो रहा है कि जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो इसकी वैल्यू 3 - x होगी, और जब x लेस देन और इक्वल टू 0 होगा तो इसकी वैल्यू 3 + x होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि फंक्शन की 0 पे वैल्यू क्या है तो 0 यहाँ पुट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप आंसर 3 बताएंगे। अगर मैं फंक्शन की वैल्यू 1 पे पूछता हूँ तो क्योंकि 1 0 से बड़ा होता है तो 1 यहाँ पे पुट करेंगे और आप आंसर 2 बताएंगे। लेकिन अगर अब हम बात करें कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है, कंटिन्यूटी के लिए इसके लिमिट और वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो पीस वाइज फंक्शन में कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आप एंटी टेस्ट में इस तरह से कर सकते हैं कि नंबर जिस पे कंटिन्यूटी आपने चेक करनी है नंबर यहाँ पे पुट कर दें। ये नंबर आप जब यहाँ पे पुट करेंगे तो 3 - 0 3 और 3 + 0 3। अगर ये दोनों एक्सप्रेशन बराबर आ जाएं तो इसका मतलब है इसकी कंटिन्यूटी एग्जिस्ट कर रही है। दिस इज वेरी इजी मेथड। पीस वाइज फंक्शन में जिस इंटरवल के लेफ्ट राइट पर ये फंक्शन अपनी वैल्यूज चेंज कर रहा है उस पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए वो पॉइंट आप इनमें पुट कर दें। जब आप पुट करेंगे अगर ये दोनों आंसर बराबर आ जाएं इसका मतलब है ये कंटिन्यूस है और इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट भी इक्वल आ रही है। इसी तरह से अगर आपने इसका डेरिवेटिव चेक करना है तो डेरिवेटिव के लिए स्टूडेंट्स जब आप इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो f' x की वैल्यू आएगी, देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा -1 और सेकंड डेरिवेटिव आएगा +1। तो फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन इक्वल टू 0, तो हमें यह पता चला कि इस फंक्शन का 0 पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। उसकी वजह क्या है? क्योंकि 0 से पहले इसका आंसर 1 आ रहा है और 0 के बाद इसका आंसर -1 के इक्वल आ रहा है, तो 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन ख्याल कीजिएगा कि इसका डेरिवेटिव 1 पे एग्जिस्ट करता है। 1 पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा जरा सोचिए। 1 जो है वो इस इंटरवल में किसको सेटिस्फाई करता है? इसको। 1 0 से बड़ा होता है तो इसका मतलब है कि 1 पे इसके डेरिवेटिव की वैल्यू -1 आएगी। व्हाट विल बी इट्स डेरिवेटिव एट 7? बिकॉज 7 इज ग्रेटर देन 0 तो उस पर भी इसकी वैल्यू जो है वो -1 ही आएगी। एंड व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ इट्स डेरिवेटिव एट -2? बिकॉज -2 इज लेस देन 0 सो इट्स डेरिवेटिव एट -2 विल बी इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम पीस वाइज फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि किस इंटरवल में उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और कहाँ एग्जिस्ट नहीं करता। एक और फंक्शन कंसीडर करते हैं। यहाँ मैंने कुछ अननोन कॉन्स्टेंट्स लिखे हैं जैसे कि a, b, और हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कंडीशन गौर से सुनिए। कंडीशन ये बताई जा रही है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस भी है और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। तो अगर ये कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है तो हमें a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब यही टेक्निक अप्लाई करें जो मैंने आपको अभी बताई। अगर ये कंटिन्यूस है तो ये नंबर आप इन दोनों में पुट कर दीजिए। जब आप यहाँ 0 पुट करेंगे तो आपका आंसर आता है b, और जब आप यहाँ 0 पुट करेंगे तो आंसर आता है 3। और मैंने आपसे कहा कि ये दोनों नंबर बराबर होने चाहिए, इसका मतलब है हमें पहली वैल्यू मिल गई b की जो कि 3 के बराबर है। अब अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये वाली टेक्निक अप्लाई करें कि दोनों के डेरिवेटिव्स ले लें। तो अब जो रिड्यूस्ड हमारे पास पीस वाइज फंक्शन बनेगा वो बनेगा, ऊपर आएगा a, क्योंकि जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे इसका आंसर a आता है फॉर x लेस देन इक्वल टू 0। और जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x फॉर x ग्रेटर देन 0।
अब क्योंकि हमें कहा जा रहा है कि ये पीस वाइज फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल है, तो आप 0 पुट कर दीजिए। जब आप यहाँ 0 पुट करेंगे तो कॉस की 0 पे वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब है ये दोनों नंबर बराबर होने चाहिए, तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1, तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी और b की वैल्यू 3 हो जाएगी। और ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है इस अजम्पशन पर कि ये फंक्शन कंटिन्यूस भी है और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। तो आई रिपीट कि अगर आपके एंटी टेस्ट एग्जाम में आपको डील करना पड़ता है एक पीस वाइज फंक्शन के साथ, तो उसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए वो नंबर जिसके लेफ्ट और राइट पे फंक्शन अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है उस नंबर को आप पुट कीजिए। अगर एक्सप्रेशन दोनों सेम आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो कंटिन्यूस है, अदरवाइज वो उस पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं होगा। और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करते हैं कि उन्हीं फॉर्मूलाज का जो पीस वाइज फंक्शन में डिफाइंड है आप डेरिवेटिव लेते हैं और फिर वो पॉइंट पुट कर देते हैं। रिक्वायरमेंट वही है कि डेरिवेटिव के पॉइंट पुट करने के बाद दोनों एक्सप्रेशंस के आंसर जो है वो सेम आने चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा अगला टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। पहले ग्राफिकली देखते हैं। मैंने यहाँ पे जो कर्व बनाया है ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स के कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है और x1 से x2 तक जाते हुए देखिए x1 पे इस फंक्शन की जो हाइट है वो f ऑफ x1 से रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली हाइट। x2 डिस्टेंस पे जो हाइट है वो f ऑफ x2 से रिप्रेजेंट होगी, यानी कि ये वाली हाइट। आप नोट कीजिए कि वेन एवर x2 इज ग्रेटर देन x1, यानी कि x2 x1 से बड़ा है तो उसकी जो हाइट है वो पहले वाली हाइट से बड़ी है, तो तब हम कहते हैं कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। और अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा हो तो डेफिनेटली जैसे जैसे आप आगे मूव करते हैं अगली हाइट जो है वो बढ़ती जाती है। तो ये एक्सप्रेशन f of x2 greater than f of x1 whenever x2 is greater than x1 शो करता है कि जो फंक्शन है ये इंक्रीज कर रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स अब हम इसको कनेक्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, यानी कि डेरिवेटिव हमें ये इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है कि कहाँ कहाँ फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और कहाँ कहाँ फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। इसका तरीका क्या है कि आपको फंक्शन गिवन होगा, आप फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू निकालें, वो इंटरवल्स जहां इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है वहां ये फंक्शन इंक्रीज करता है, और जहां इसका डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है वहां वो इंटरवल्स आ जाते हैं जहां फंक्शन डिक्रीज कर रहा होता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, वो हमें एक फंक्शन देगा, वो कह सकता है कि फाइंड द इंटरवल वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। वो इंटरवल फाइंड करने के लिए हम इसके डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो आपने देखा कि इंक्रीजिंग फंक्शन फाइंड करने के लिए जब डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 पुट करेंगे तो एक और इनक्वालिटी बन जाएगी, और इनक्वालिटी को हमने प्रैक्टिस किया है अभी कि किस तरह से सॉल्व करना है। एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। सपोज करें एक फंक्शन है f of x x स्क्वायर माइनस 2x, और हमें कहा जा रहा है वो इंटरवल फाइंड करें जिस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। उसके लिए हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो इसके f डैश x की जो वैल्यू आएगी वो 2x माइनस 2 आएगी। अब क्योंकि इंक्रीजिंग इंटरवल फाइंड करना है तो इसके डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 पुट कर दें। इसके डेरिवेटिव को जब आप ग्रेटर देन 0 पुट करते हैं तो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, दिस विल इम्प्लाइज दैट x ग्रेटर देन 1। इसको इंटरवल की शक्ल में लिख लें तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ये इंटरवल बनता है जिस पर ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, और जो अदरवाइज होगा उसमें ये डिक्रीज करेगा। स्टूडेंट्स, इस फंक्शन को इंक्रीज चेक करने के बाद डिक्रीज की कंडीशन अगर लगानी हो तो वो भी यही होगी कि f डैश x को हम लेस देन 0 पुट कर देंगे। फर्दर अगर हमें फंक्शन देने के बाद ये पूछा जाए कि किसी पॉइंट पर ये इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, तो उसमें हम डेरिवेटिव लेके वो पॉइंट पुट कर देंगे, तो यही इंफॉर्मेशन हमें वहां भी मिल जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और कुछ फर्दर एप्लीकेशंस पे बात करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगली डेफिनेशन, अगली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी हम फंक्शन के डेरिवेटिव की एप्लीकेशन ही पढ़ेंगे। हमें यह बताया जा रहा है कि अगर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आ जाए और फंक्शन ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, तो इस पॉइंट को हम स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। स्टेशनरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कर्व स्केचिंग में। हमें उन तमाम पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन मिल जाती है जिन पॉइंट्स पर इसका जो टेंजेंट है वो हॉरिजॉन्टल है। यूजुअली मैक्सिमा और मिनिमा जो आगे हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो इन पॉइंट्स पर एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स इस पॉइंट से रेलिवेंट कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्ज करें ये क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है डिफाइंड बाय इक्वेशन f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अगर इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है तो बड़ा सिंपल सा मेथड होगा, इसकी डेफिनेशन अप्लाई कर दें, आप इसके डेरिवेटिव को 0 पुट कर दें। इसके डेरिवेटिव की वैल्यू आती है 2x माइनस 2, और जब आप इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 1। इसका मतलब है कि ये इसका स्टेशनरी पॉइंट होगा। हमें ये इंफॉर्मेशन मिली कि 1 के डिस्टेंस को कवर करते हुए ये ग्राफ जो है ये हॉरिजॉन्टल टेंजेंट रिप्रेजेंट करेगा। अगली एग्जांपल में देखिए, ये एक और फंक्शन मैंने लिखा हुआ है f of x इक्वल टू एक्स ओवर एक्स। ये किस तरह का फंक्शन है, आप नोट करें कि अगर हम x को x से कैंसिल करें तो इसका आंसर 1 आता है।
लगता भी यही है कि इसको सिंप्लीफाई कर देना चाहिए, लेकिन एक नंबर ऐसा है जो इसको सिंप्लीफाई नहीं करने देता और वो नंबर है 0। अगर हम इसमें x की जगह 0 पुट करें तो 0 को तो 0 से सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, मैं यहाँ नीचे इसको लिख के दिखाता हूँ, f of x इक्वल टू 1 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। जब x 0 नहीं है तब तो कैंसिल कर सकते हैं, इसको 1 लिख दें, और जब x 0 के बराबर है तो ये अनडिफाइंड है। तो क्योंकि हम स्टेशनरी पॉइंट फाइंड कर रहे हैं तो आप नोट कीजिए कि व्हेन एवर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आ रही है। तो फिर स्टेशनरी पॉइंट की क्या इंफॉर्मेशन मिली इस फंक्शन के लिए? हम ये कहेंगे कि 0 के अलावा बाकी हर पॉइंट जो है वो स्टेशनरी पॉइंट है। इसका ग्राफ देखिए, रियल लाइन में 0 पे अनडिफाइंड है और बाकी तमाम रियल नंबर्स के लिए जो हाइट अटेन कर रहा है वो 1 है, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है और ये पॉइंट जो है वो हॉलो पॉइंट होगा। और आप देखिए कि क्योंकि हॉरिजॉन्टल है तो हर पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव 0 होगा, और हमें पता चला कि फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0 ये फंक्शन जो है इसके तमाम पॉइंट्स स्टेशनरी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पॉइंट जो है वो x और y कोऑर्डिनेट से मिलकर बनता है। जब आप डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन आप गेट करते हैं वो x की वैल्यू आती है। तो कंप्लीट पॉइंट फाइंड करने के लिए x की वैल्यू को आप गिवन फंक्शन में पुट करते हैं और ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, क्रिटिकल पॉइंट और क्रिटिकल वैल्यूज। क्रिटिकल पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहां या तो फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाए या उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही ना करे। अगर इन दोनों में से पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो तब भी वो क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा, या दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो तब भी वो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा। हम अगले टॉपिक में जो रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ने लगे हैं वो क्रिटिकल पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं और इनको हमने फाइंड कैसे करना है। इनको फाइंड करने के लिए, जैसे कि इसकी डेफिनेशन कह रही है, आपको फंक्शन गिवन होगा, आप उसका डेरिवेटिव लेंगे और फिर ये सोचेंगे कि कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जहां इसका डेरिवेटिव 0 आता है और कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जहां इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। उन तमाम पॉइंट्स की जो कलेक्शन होगी वो क्रिटिकल पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगी। एक दफ़ा फिर मैं बता दूं कि जब आप डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं या इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास x की वैल्यूज आती हैं। क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करने के लिए इसको आप फंक्शन में पुट करते हैं तो क्रिटिकल वैल्यू आएगी, ये x और क्रिटिकल वैल्यू मिलकर क्रिटिकल पॉइंट बनाएगा। अब हम कुछ मैथमेटिकल वर्किंग करके देखते हैं। जैसे कि ये फंक्शन गिवन है f of x इक्वल टू x रेज़ टू पावर 2/3, और हमें चेक करना है कि इस फंक्शन के लिए क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो कहाँ करता है? इसके लिए हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। इसके डेरिवेटिव की वैल्यू 2/3 x रेज़ टू पावर 2/3 - 1 मतलब -1/3 आएगी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 2/3 इंटू 1/x रेज़ टू पावर 1/3। तो आप ये देखें कि इसमें स्टेशनरी पॉइंट तो कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कि डेरिवेटिव की वैल्यू 0 नहीं आ सकती, लेकिन अगर नीचे 0 पुट करें तो ये अनडिफाइंड जरूर हो रहा है। इसका मतलब है कि इस फंक्शन का एक क्रिटिकल पॉइंट है x इक्वल टू 0। मैं इसके साथ ही यहाँ पे लिख रहा हूँ कि x इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए जो फंक्शन गिवन है हम उसका डेरिवेटिव लेंगे, और अब ये सोचना है कि कौन से नंबर ऐसे हैं जिस पे इनका डेरिवेटिव या तो 0 है या अनडिफाइंड। तो हमारे पास यहाँ जो डेरिवेटिव का आंसर आया था वो 0 तो हो नहीं सकता, लेकिन अनडिफाइंड हो रहा था व्हेन एवर x इज 0, तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट बन गया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन देखें, 1/x। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो स्टूडेंट्स इसके जो डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है वो -1/x² आ रही है। अब हमें लगता ये है कि इसका भी क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट करता है 0 पर, लेकिन ऐसा नहीं है। एक दफा फिर देखिए, हम जब इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो इसका आंसर आया -1/x²। अब हमें चेक करना है कि ये क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हमें ये सोचना है कि क्या डेरिवेटिव वैल्यू 0 आती है, तो 0 तो वैल्यू नहीं आ सकती, तो पहली कंडीशन से तो क्रिटिकल पॉइंट नहीं दे रहा। अब हमें ये सोचना है कि कोई ऐसा नंबर है जिस पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करता हो, तो ऐसा नंबर बज़ाहिर तो नजर आ रहा है 0, क्योंकि 0 पुट करने से अनडिफाइंड हो रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स 0 इसमें हम पुट नहीं कर सकते क्योंकि 0 इसकी डोमेन में नहीं है। तो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं जो ग्राफ पे लाई कर रहे होते हैं, तो इसमें कोई क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको फंक्शन नहीं दिया हुआ बल्कि फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ है। फर्ज करें कोई फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव इसके बराबर है। अब आपने देखना है कि क्रिटिकल पॉइंट्स अगर फाइंड करने हैं तो जब आप इस इक्वेशन से क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, यानी कि डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे,
तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू -1 आ जाएगी, तो एक क्रिटिकल पॉइंट ये आ जाएगा। और अगर आप वो नंबर फाइंड करना चाहेंगे जिस पे फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, तो वो नंबर x इक्वल टू 1 बन रहा है, तो दूसरा क्रिटिकल पॉइंट ये आ जाएगा। इसका मतलब है कि इस फंक्शन के दो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, एक 1 और एक -1। -1 जो क्रिटिकल पॉइंट है वो स्टेशनरी पॉइंट से बना है, और 1 जो है वो क्रिटिकल पॉइंट इस डेफिनेशन से बना है कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ मैं एक और बात क्लियर कर दूं कि इससे पहले हमने स्टेशनरी पॉइंट्स जो है वो डिफाइन किए थे। स्टेशनरी पॉइंट की कंडीशन है कि डेरिवेटिव 0 के इक्वल होना चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट तमाम स्टेशनरी पॉइंट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। मसलन अगर एक पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट है तो डेफिनेटली वो क्रिटिकल पॉइंट भी होगा, लेकिन अगर कोई पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है तो हो सकता है कि वो स्टेशनरी पॉइंट हो सकता है ना हो। मिसाल के तौर पर इस एग्जांपल में देखिए कि x इक्वल टू 1 क्रिटिकल पॉइंट है, लेकिन ये स्टेशनरी पॉइंट नहीं है क्योंकि इस पे डेरिवेटिव 0 नहीं है, बल्कि इस पे डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट ही नहीं करता। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करने लगे हैं रिलेटिव एक्सट्रीमा पे। रिलेटिव एक्सट्रीमा या लोकल एक्सट्रीमा का मतलब ये होता है कि ये वो पॉइंट है जो अपने नेबरहुड में सबसे मैक्सिमम या सबसे मिनिमम हाइट अटेन कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर इसको हम ग्राफिकली समझते हैं। ये देखें कि मैंने आपके सामने ग्राफ बनाया, इस ग्राफ में ये जो पॉइंट है अपने नेबरहुड में सबसे ऊपर है, तो इसका मतलब है कि ये रिलेटिव मैक्सिमा कहलाएगा। ये पॉइंट अपने नेबरहुड में सबसे नीचे है तो ये रिलेटिव मिनिमा कहलाएगा। आप नोट कीजिए कि यहाँ जो रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा है, जिन पॉइंट पे एग्जिस्ट करें वहाँ इनका डेरिवेटिव क्या है, 0 के इक्वल है। यहाँ भी इसका डेरिवेटिव 0 है। और अगर आप एब्सोल्यूट फंक्शन की बात करें, जैसे f ऑफ x इक्वल टू x मॉड, इसके ग्राफ में जो कि वी शेप ग्राफ बनता है, आप देखें ये पॉइंट है जो अपने नेबरहुड में सबसे नीचे है, तो ये रिलेटिव मिनिमा है। इसका मतलब ये हुआ कि रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा जिन पॉइंट्स पे अगर कर सकते हैं वो पॉइंट्स हैं जहां या तो डेरिवेटिव 0 होता है या डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तभी तो हम कहते हैं एक स्टेटमेंट देते हुए कि मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट एट क्रिटिकल पॉइंट। अब डिस्कस करते हैं कि हमें फंक्शन गिवन होगा, ये क्रिटिकल पॉइंट हम फाइंड करेंगे कैसे। दो मेथड्स हैं, या तो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गिवन फंक्शन की नेचर पे डिसाइड करेगा कि कौन सा मेथड हमारे लिए सूटेबल रहेगा। मिसाल के तौर पर अगर आपको एक फंक्शन गिवन है और उसके आप दो डेरिवेटिव्स लेते हैं, सेकंड डेरिवेटिव की अप्रोच आसान है, तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे, वहां से तमाम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे और उन क्रिटिकल पॉइंट्स को आप डबल डेरिवेटिव में पुट करते हैं। अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम कहते हैं कि उस पॉइंट पर मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है। अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो फिर हम कहते हैं कि उस पॉइंट पर रिलेटिव मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर डबल डेरिवेटिव 0 आता है तो फिर हम कहते हैं कि ये टेस्ट फेल हो जाएगा ये बताने में कि यहाँ मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो इसी तरह से फर्स्ट डेरिवेटिव से हमें कैसे पता चलता है, आप नोट कीजिए कि अगर ये पॉइंट जहाँ पे इसका डेरिवेटिव 0 है रिलेटिव मैक्सिमा है, तो इससे पहले इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, यानी कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, और बाद में इसका डेरिवेटिव लेस देन 0 है, यानी कि फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो अगर किसी पॉइंट पर जो कि क्रिटिकल पॉइंट है उसे पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा हो और बाद में डिक्रीज कर रहा हो तो वो ऑब्वियसली मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर सिचुएशन ऐसी है कि किसी पॉइंट पर जहां आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं उससे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए, यानी फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, और बाद में डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए, यानी कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो हम कहते हैं कि रिलेटिव मिनिमा वहां पर एग्जिस्ट कर गया। तो ये दो कंडीशंस हैं जिनको हम अप्लाई करेंगे हमारे सवालों में फाइंड करने के लिए रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा। रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा को हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा भी कहते हैं, लेकिन एक और टर्म भी यूज होती है जिसको हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहते हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमम डिफरेंट है थोड़ा सा रिलेटिव एक्सट्रीमा से। इसमें क्या डिफरेंस है ये देखिए, ये जो ग्राफ मैंने बनाया है, अगर मैं पूछूं कि इसमें रिलेटिव मिनिमा कहां एग्जिस्ट करता है, तो ये वो पॉइंट है जो अपने नेबरहुड में सबसे नीचे है। ये जो पॉइंट है ओवरऑल ग्राफ में आपको सबसे नीचे नजर आ रहा है, लेकिन ये रिलेटिव मिनिमा क्यों नहीं है, क्योंकि इसका नेबरहुड हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। लेकिन ये एब्सोल्यूट मिनिमम है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब ये होता है कि ये वो पॉइंट्स हैं जो ओवरऑल ग्राफ में सबसे मैक्सिमम और सबसे मिनिमम हाइट अटेन करते हैं। मसलन हम पैराबोला की मिसाल लेते हैं। आपको पता है ना कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये जो पैराबोला है ओपन अपवर्ड्स, इसमें ये पॉइंट जो होगा ये सबसे मिनिमम हाइट को अटेन कर रहा है, और मैक्सिमम हाइट क्योंकि इंक्रीज करता जा रहा है वो हम मेजर नहीं कर सकते, ये अनबाउंडेड है। तो इसका मतलब है कि इसमें एब्सोल्यूट मिनिमम एग्जिस्ट करेगा और वो ये पॉइंट होगा। और ये और बात है कि ये पॉइंट इसके रिलेटिव मिनिमा को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक दफ़ा फिर मैं फ़र्क बता दूं,
रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा देखने के लिए हम किसी पॉइंट के नेबरहुड में देखते हैं कि ये मैक्सिमा या मिनिमा है, लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा ओवरऑल इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। एक एग्जांपल से देख लेते हैं। मसलन यही एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें ने इस पैराबोला को लिखा f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और मैं एक इंटरवल लिख रहा हूं -2 से लेकर 1 तक। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए कि इस इंटरवल में इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी। इसमें मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप -2 पुट कर दीजिए। जब आप -2 पुट करेंगे तो इसका आंसर 4 आ रहा है, इसका मतलब है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 आएगी। मिनिमम वैल्यू के लिए अगर हम 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर 1 होता है, लेकिन इससे भी छोटी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। मसलन 0, -2 से 1 तक एक नंबर 0 है, जब आप 0 पुट करते हैं तो इसका आंसर 0 आता है। तो स्टूडेंट्स इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू 4 है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसकी मिनिमम वैल्यू जो कि 0 के बराबर होगी, जो हमने 0 पुट करने से फाइंड की है। तो चलते हैं दूसरी स्लाइड की तरफ और अब हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर। जी स्टूडेंट्स, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ग्राफिकल अप्रोच देखते हैं। मैं आपके सामने ग्राफ बना रहा हूं। इस ग्राफ में ये जो पॉइंट है, सपोज करें इस पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव 0 है। इस पॉइंट के लेफ्ट और राइट पे इसके डेरिवेटिव के बिहेवियर पे नोट कीजिए। यहां पर ये फंक्शन क्योंकि इंक्रीज कर रहा है तो इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा, और यहां पर भी ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो यहां पर भी इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा, और इस पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल है। अगर ऐसा है तो इस पॉइंट को हम कहते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में उस पॉइंट के लेफ्ट और राइट पर डेरिवेटिव की वैल्यू सेम होती है। यही बात यहां बताई जा रही है कि डेरिवेटिव डज नॉट चेंजेस इट्स साइन। और इसके अलावा फर्ज करें कि अगर कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो तब लाजमी है कि या तो उसका डबल डेरिवेटिव 0 होगा या डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब हम जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रेलिवेंट तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। फर्ज करेंगे फंक्शन गिवन है f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, और हमें इस पर फाइंड करना है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर ग्राफिकली आप देखें तो एक्स क्यूब का जो ग्राफ है वो ये शेप है जो मैंने अभी बनाई थी, और ये ओरिजिन से पास कर है, और इस पर अगर हम वर्टिकल शिफ्ट करें यानी 1 प्लस कर दें तो ये ग्राफ जो है वो 1 यूनिट ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये वो पॉइंट बनता है जिसमें x 0 है और y की वैल्यू 1 आती है, क्योंकि जब आप x को 0 पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू 1 आती है, जो कि इसके जो इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिर मेथड क्या हुआ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करने का। एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसके 2 डेरिवेटिव्स ले लें। इसके फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आती है 3x स्क्वायर, इसके डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आती है 6x। इसको 0 पुट कर दीजिए तो यहाँ से जो x की वैल्यू 0 है वहां पर आप पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे तो 0,1 जो है इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। फाइनली अब हमने जितनी डिस्कशन की है इसको हम एक ग्राफ की मदद से समराइज करने की कोशिश करते हैं। सर नोट कीजिए कि फर्ज करें एक फंक्शन है जिसका ये ग्राफ है और a से लेकर g तक डिफरेंट वैल्यूज इसको असाइन की गई हैं। इन वैल्यूज में आप नोट कीजिए कि a से लेकर b तक ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो हम ये क्लेम करेंगे कि डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा। b पर स्टेशनरी पॉइंट है यानी कि इसके डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है। b से ऑनवर्ड c तक ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो इसका डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 होगी। फिर c पर इसका स्टेशनरी पॉइंट एग्जिस्ट करता है, मतलब कि इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल होगा, और c से लेकर ऑनवर्ड e तक ये फंक्शन इंक्रीज करता जा रहा है तो इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। और e पर आप नोट कीजिए स्टूडेंट्स के इस पे स्टेशनरी पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा बल्कि डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट है। जहां ये वर्टेक्स होता है तो हम कहेंगे ये क्रिटिकल पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर भी डेरिवेटिव 0 है तो ये पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट होगा। तो अब ओवरऑल हम बात करते हैं स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट की। हमने कहा था कि जहां या तो डेरिवेटिव 0 हो जाए या डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे वो पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। तो आप देखिए कि b डेरिवेटिव 0 होने की वजह से क्रिटिकल पॉइंट है, c भी, और इसी तरह से पॉइंट e जो है ये डेरिवेटिव के एग्जिस्ट ना करने की वजह से क्रिटिकल पॉइंट है, और पॉइंट f जो है ये डेरिवेटिव के 0 होने की वजह से क्रिटिकल पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। और फिर हमने ये क्लेम किया था कि जो मैक्सिमा और मिनिमा है वो क्रिटिकल पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करते हैं। तो आप नोट कर लीजिए कि ये क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, इस क्रिटिकल पॉइंट पे मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, और ये जो क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ रिलेटिव मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि अपने नेबरहुड में सबसे ज़्यादा हाइट पर है, और ये जो क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है।
तो स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अभी हमने फंक्शन के डेरिवेटिव से ये सीखा कि इसकी डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करते हुए हम इसका स्ट्रेशी पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। इसी के डेरिवेटिव से हम इसके क्रिटिकल पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। इसी के डेरिवेटिव से हमें पता चल सकता है कि कहाँ कहाँ फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है और कहाँ कहाँ डिक्रीज़ कर रहा है, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी इसी से फाइंड किया जा सकता है। ये तमाम सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस करते हुए अब हम इसको कनेक्ट करते हैं एक टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन के साथ, यानी कि एक ऐसा टॉपिक जो हमारी बुक में तो नहीं है लेकिन ये क्रिटिकल पॉइंट और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के साथ कनेक्ट हो रहा है। देखिए यहाँ हम बात करने लगे हैं कनकेविटी की, कनकेव अपवर्ड और कनकेव डाउनवर्ड। हमें जब कोई फंक्शन गिवन है, सपोज वी आर गिवन अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, और हमें ये कहा जाए कि चेक करें कि कनकेव अपवर्ड है कनकेव डाउनवर्ड है, तो हम कैसे चेक करेंगे, इसके लिए कंडीशन क्या होगी और इसका ग्राफिकल बिहेवियर क्या होता है। सबसे पहले हम ग्राफ पे बात करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ है एक फंक्शन का, सपोज करें एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है और ये इंक्रीज़ कर रहा है। अब ये जो इंक्रीज़ कर रहा है इसमें आप नोट कीजिए कि इस ग्राफ में कहीं भी किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये ग्राफ का जो कर्व है ये टेंजेंट लाइन के ऊपर रहता है। कहीं पर भी अगर आप कोई टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्योंकि ये फंक्शन का ग्राफ जो है ये इसके अबव लाई करता है तो हम कहते हैं ये कनकेव अपवर्ड है। इसी तरह से ये कनकेव डाउनवर्ड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप किसी भी पॉइंट पर कोई टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो ये जो कर्व है ये उसके नीचे लाई करता है। इस पॉइंट पे भी आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करके देखें तो कर्व जो है वो इसके नीचे लाई करता है। इसका मतलब है कि ग्राफिकली हमें कैसे पता चलेगा कि गिवन फंक्शन जो है वो कनकेव अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। हम देखेंगे कि जो भी पॉइंट उस कर्व के ऊपर लिया जाए उस पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जाए तो ये कर्व उसके ऊपर रहे तो कनकेव अपवर्ड होगा, और अगर नीचे रहे तो इसको हम कहते हैं कि कनकेव डाउनवर्ड है। अब हम मैथमेटिकली इसको कैसे चेक करेंगे, उसके लिए दोबारा हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हमें ये इन्फॉर्मेशन कैसे देती है कि कनकेवर्ड है या कनकेव अपवर्ड है या कनकेव डाउनवर्ड है। उसके लिए हम इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और डबल डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 पुट करते हैं। डबल डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 पुट करने से हमारे पास वो इंटरवल आ जाता है जिसपे कनकेव अपवर्ड है, और लेस देन 0 पुट करने से वो इंटरवल आ जाता है जिसपे कनकेव डाउनवर्ड है। मसलन आपके सामने एक फंक्शन लिखा हुआ है, चेक करते हैं कि किस इंटरवल में कनकेव अपवर्ड है। तो इसका डबल डेरिवेटिव लें। फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी 3x² - 3। इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट द डबल डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू 6x। और अब ये कनकेव अपवर्ड के लिए हम इसको ग्रेटर देन 0 पुट कर देते हैं। तो इसका मतलब है x ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इस तमाम इंटरवल के लिए ये कनकेव अपवर्ड होगा और अदरवाइज कनकेव डाउनवर्ड होगा। फर्दर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। देखिए ये जो मैंने कर्व बनाया है ये x³ का ग्राफ है। y इक्वल टू x³ में अगर आपने मैक्सिमा या मिनिमा चेक करना था तो आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। आंसर आया 3x², उसको 0 पुट किया, x की वैल्यू आ गई 0, और फिर आप इसका डबल डेरिवेटिव लेते हैं 6x। लेकिन इसके सेकंड डेरिवेटिव में जब आप x की वैल्यू पुट करते हैं ये तो 0 हो जाता है, और 0 होने पर हमने कहा था कि यहाँ पर रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता, और इस कंडीशन में यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब इसको हम कनेक्ट करते हैं कनकेविटी के साथ। स्टूडेंट्स जिस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, नोट कीजिए कि यहाँ पर इसका डबल डेरिवेटिव 0 हुआ, यहाँ पर ये कनकेव डाउनवर्ड है, यानी किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो ये कर्व उसके नीचे है। इसका मतलब है कि डबल डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 होगी, और ये कनकेव अपवर्ड है, इसका मतलब है यहाँ डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा। तो फिर हमें ये पता चला कि जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है इसके लेफ्ट और राइट पर डबल डेरिवेटिव अपने साइन चेंज करता है, मतलब कि कनकेविटी बिहेवियर चेंज होता है, कनकेव अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ या डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ। इसको डिस्कस करने के बाद अब एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। देखिए हमें बताया जा रहा है कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है और उसका डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 है। तो इन चारों में से कौन सा कर्व है जो दोनों एक्सप्रेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन है डेरिवेटिव की, और अब हम इन डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करते हुए इनका आंसर फाइंड आउट करेंगे। पहली चीज़, डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिली कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। इन चारों में से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कौन कौन से फंक्शन इंक्रीज कर रहे हैं ये चेक कीजिए। कर्व C1 देखें, ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, C2 भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन C3 जो है वो डिक्रीज कर रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, और C4 भी डिक्रीज कर रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता।
पहली कंडीशन ने हमें बताया कि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकती है। दूसरी कंडीशन में f डबल डैश एक्स लेस देन 0, f डबल डैश एक्स लेस देन 0 का मतलब है कि ये कनकेव डाउनवर्ड होना चाहिए। तो आप ये देखें कि यहाँ मैं कोई भी टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूँ तो एक कर्व इसके नीचे है, इसका मतलब है कनकेव डाउनवर्ड है और यहाँ पर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा। यहाँ मैं अगर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कर्व ऊपर रहता है, इसका मतलब है कि यहाँ पर इसका डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, ये कनकेव डाउनवर्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर बनता है वो कर्व नंबर सी बनता है। अगले बोर्ड की तरफ जाते हैं और कुछ फर्दर डिस्कशंस करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने टॉपिक पढ़ा रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा का, और मैंने आपको ये बताया कि अगर फंक्शन गिवन हो तो मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने एक और फंक्शन लिखा हुआ है f ऑफ x इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। इसकी भी एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करने के लिए वही प्रोसीजर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन ये फंक्शन हमारे सवालों में स्पेशली एंटी टेस्ट में इतना ज़्यादा यूज होता है कि हम इसके फॉर्मूले को याद करेंगे और डायरेक्ट फिर इसका फॉर्मूला हम अप्लाई किया करेंगे। आपने याद करना है कि अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन हो a sin x प्लस b cos x और इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करनी हो तो साइन और कॉस के जो कोफिशिएंट्स हैं इनको स्क्वायर करके प्लस करें और अंडर रूट ले लें, यानी कि प्लस माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमें इस फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यूज बताता है। एक एग्जांपल की मदद से देखिए, इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ से हमें a की वैल्यू 1 मिलती है और b की वैल्यू -1 मिलती है। a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -1 जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए यहाँ बनता है 1 स्क्वायर और b की जगह -1 पुट करें तो -1 का स्क्वायर और इस पर स्क्वायर रूट ले लें। क्योंकि हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो ये माइनस के साथ आंसर होगा, तो माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 सो माइनस स्क्वायर रूट 2 इसका फाइनल आंसर बनता है जो इसकी सी ऑप्शन में पड़ा हुआ है। फर्दर एप्लीकेशन पे बात करते हैं। आपकी 2.10 एक्सरसाइज, उसमें ऐसी एप्लीकेशंस दी हुई हैं, इनको हम किस तरह से कवर करेंगे देखें एक क्वेश्चन की मदद से। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल गिवन है 20, यानी कि इसके तीनों साइड्स का जो लेंथ है उसका सम 20 सेंटीमीटर गिवन है। कोई एक साइड गिवन है 8 सेंटीमीटर, वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, और वो कहता है कि आपने बाकी दो साइड्स इस तरह से फाइंड करनी है कि इसका एरिया जो है वो मैक्सिमम हो। लेकिन जब हम ये ट्राइंगल जनरेट कर रहे हैं, अगर हमें एक साइड दे दी गई है तो हम इसकी अगर ये शेप लेते हैं तो डिफरेंट एरिया आएगा, इसके साथ ये वाली शेप कंसीडर करें तो डिफरेंट एरिया आएगा। तो हम बाकी दो साइड्स किस तरह से एडजस्ट करें कि एरिया मैक्सिमम हो जाए वो हमसे पूछ रहा है। अब इसके लिए हम डेफिनेटली पूरा प्रोसीजर तो अप्लाई नहीं करेंगे। देखें एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो आप जानते हैं एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। क्योंकि हाफ ऑफ द पेरीमीटर हमें वैल्यू देता है एस की, तो पेरीमीटर उसने 20 बताया हुआ था, उसको हाफ किया तो एस की वैल्यू 10 आ गई। ए हमने 8 एज्यूम कर लिया, ये वैल्यूज पुट करने के बाद आप यहाँ तक आ गए। स्टूडेंट्स, हमें इस एरिया को मैक्सिमाइज करना है, तो इसका मतलब है ये तो कांस्टेंट है, ये नंबर मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेगा। अब आप क्या कर सकते हैं कि बी और सी की जगह वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं कि कौन सा पेयर ऐसा है जो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। यूजुअली आप नोट कीजिएगा आपकी इस एक्सरसाइज में मैक्सिमा और मिनिमा अगर आपने फाइंड करना है एक ट्राइंगल से रेलिवेंट, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं तो वो मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 और 6 जो है वो इसके करेक्ट आंसर को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और वहां डिफरेंशियल्स पे हम डिस्कशन करते हैं। जी स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने डेरिवेटिव्स पढ़ा कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है, मतलब कि डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए एक वेरिएबल को दूसरे के लिहाज से डिफरेंशिएट किया जाता है, यानी कि रेट ऑफ चेंज आप वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल फाइंड करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक गिवन फंक्शन पर डिफरेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, डेरिवेटिव नहीं। डिफरेंशियल अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इसकी ग्राफिकल अप्रोच देखिए। सपोज करें एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, तो जब हम इसका नेबरिंग पॉइंट लेते हैं तो मैथमेटिकली जब हम नेबर पॉइंट की बात करते हैं तो उसमें इंक्रीमेंट्स अप्लाई करके ये पॉइंट फाइंड करना होता है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे x प्लस डेल्टा एक्स एंड y प्लस डेल्टा वाई। अब ये जो हमने नए कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए हैं, इससे फर्दर इंफॉर्मेशन हमें ये मिलती है कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो हमने कवर किया डेल्टा एक्स, और ये जो y एक्सिस के लॉन्ग जो डिस्टेंस कवर हुआ ये डेल्टा y को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये डिस्टेंस जो है ओवरऑल ये डेल्टा y को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये डिस्टेंस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा x को। अब हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं। आप नोट कीजिए कि जो टेंजेंट लाइन है, जैसे कि ये टेंजेंट लाइन है, इसका इंक्लिनेशन अल्फा सपोज करें, तो इंक्लिनेशन पर जब आप टेंजेंट अप्लाई करते हैं तो आपके पास स्लोप आ जाती है। स्लोप का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर की लेंथ आप यहाँ पे देखेंगे ये dy है और बेस की लेंथ जो है वो dx है।
इसका मतलब ये हुआ कि dy ओवर dx ये डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस टेक्निक के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि dy ओवर dx फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा जा सकता है। इससे प्रीवियस जो अप्रोच हमने पढ़ी थी वहाँ पर हम d ओवर dx एज अ ऑपरेटर अप्लाई करते थे, लेकिन ये जो हमने इंटरप्रिटेशन की है इसमें dy और dx को हम एज अ रेशो कंसीडर कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है, हमें नज़र ये आ रहा है कि पॉइंट P से पॉइंट Q तक जाते हुए जो फंक्शन की हाइट में चेंज आ रही है वो डेल्टा y है, यानी कि राइज इन द फंक्शन इज डेल्टा y, और इस डिस्टेंस के लिए जो टेंजेंट ने हाइट कवर किया है वो dy है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि हमें डिफरेंस पता चल गया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेल्टा y एंड dy। डेल्टा y इज राइज इन द फंक्शन और dy इज राइज इन द टेंजेंट ऑफ द फंक्शन, जबकि डेल्टा x और dx दोनों सेम है। मतलब कि यही डेल्टा x है और यही dx है। इसी इंटरवल के लिए हम दोनों की हाइट में चेंज को मेजर कर रहे हैं, इसीलिए डेल्टा x और dx बराबर होते हैं और dy और डेल्टा y अप्रॉक्सीमेटली बराबर होते हैं। यहाँ तो ये एरर काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है कि ये dy है ये डेल्टा y है, लेकिन क्योंकि ये नेबरिंग पॉइंट्स हैं तो ये एरर बहुत कम होगा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल कंसीडर हो सकते हैं। इसके बाद हम अप्रॉक्सीमेशन फॉर्मूला पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि एक फंक्शन है उसमें जब आप इंक्रीमेंट करते हैं यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स या डी एक्स अप्रॉक्सीमेटली बराबर होता है वैल्यू ऑफ द फंक्शन प्लस इट्स डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स। इसके एप्लीकेशन से रेलिवेंट एक क्वेश्चन करते हैं, यानी कि साइन 9 पाई बाई 10 की वैल्यू को हम निकालते हैं यूजिंग दिस अप्रॉक्सीमेशन फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में आप देखें हमें एक फंक्शन चाहिए होगा, एक्स चाहिए होगा, एक्स की जो चेंज है वो चाहिए होगी और फंक्शन का हम डेरिवेटिव फिर फाइंड कर लेंगे। तो फंक्शन जो है वो इस एक्सप्रेशन को देखकर हम जनरेट करेंगे, क्योंकि ये साइन इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ जो हम फंक्शन लेंगे वो साइन एक्स लेंगे, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। क्योंकि इस फॉर्मूले में इसका डेरिवेटिव भी आ रहा है तो इसके डेरिवेटिव की वैल्यू आप नोट कीजिए, वो वैल्यू कॉज एक्स हो जाएगी। अब इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 10। आप अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो ये एक्सप्रेशन आ जाता है। इसका मतलब हुआ कि हमें जो x की वैल्यू मिल रही है वो पाई है और जो चेंज आ रही है जो dx या डेल्टा x की वैल्यू है वो माइनस पाई बाय 10 है। अब इस फॉर्मूले पे गौर कीजिए, हमें फंक्शन भी पता है, हमें डेरिवेटिव पता है, हमें डेल्टा x भी पता है और x भी पता है। ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करने लगे हैं। जब ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, मैं एक दफ़ा फॉर्मूला फिर दोबारा लिख रहा हूँ और इसमें भी हम वैल्यूज पुट करते हैं, एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। तो फंक्शन की वैल्यू साइन एक्स है, इसके डेरिवेटिव की वैल्यू कॉज एक्स है और इसके dx की वैल्यू हमने निकाली माइनस पाई बाय 10। और अब इसमें हम x और dx पुट कर देते हैं। dx मैंने पुट कर दिया। अब अगर x पुट करते हैं तो x पाई है, साइन की वैल्यू पाई पे 0 होती है और कॉस की पाई पे -1 होती है, ये टर्म 0 हो जाएगी और यहाँ -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पाई बाय 10 इसका आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स अभी हमने क्या वर्किंग की है, हमने ये वर्किंग की है कि साइन ऑफ 9 पाई बाय 10 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू पाई बाय 10 यूजिंग दिस अप्रॉक्सीमेशन। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और एक और एप्लीकेशन पढ़ते हैं डेरिवेटिव की। इसमें हम पढ़े हैं परसेंटेज इंक्रीज। देखें स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन की मदद से इसको देखते हैं। व्हाट परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इफ द लेंथ ऑफ इट्स एज चेंजेस फ्रॉम 4 to 4.02। जाहिर बात है किसी स्क्वायर में जब आप एरिया फाइंड कर रहे हैं या क्यूब का वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं तो जब आप एज लेंथ को चेंज करेंगे तो कोरस्पॉन्डिंगली उसका जो एरिया है, जो उसका वॉल्यूम है, जो सरफेस एरिया है, वो सब चेंज हो जाते हैं। तो हमें ये कहा जा रहा है कि अगर एक्स में चेंज की गई है dx तो कोरस्पॉन्डिंग एरिया में क्या चेंज होगी, वॉल्यूम में क्या चेंज होगी, और यहाँ पर हम फाइंड करेंगे कि परसेंटेज चेंज क्या होगी। देखें जो चेंज है वो dv से रिप्रेजेंट होती है, तो dv तो होगा चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर परसेंटेज चेंज फाइंड करनी है तो परसेंटेज फाइंड करने का तरीका ये होता है कि जो चेंज आई है डिवाइडेड बाय एक्चुअल वॉल्यूम, और परसेंटेज के लिए इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो देखें कि क्यूब का जिक्र कर रहा है, तो क्यूब का अगर हर एज x सपोज कर लिया जाए तो वॉल्यूम क्या बनेगा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बनता है x क्यूब। यहाँ पर आप ये चीज़ नोट कर लीजिए। जब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स एप्लीकेशन में हमें पता होना चाहिए कि जो गिवन एक्सप्रेशन है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करनी है। मसलन अगर मैं आपसे कहता हूँ एक क्यूब है, उसका सरफेस एरिया, उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एज लेंथ,
तो आपको अगर सरफेस एरिया एस की वैल्यू दे दी जाए तो आपके लिए आसान है उसका डेरिवेटिव फाइंड करना, लेकिन अगर वैल्यू ना दी जाए तो आपको पता होना चाहिए कि सरफेस एरिया क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है। तो इसलिए याद रखिए कि ये तमाम एक्सप्रेशंस आपने याद करने हैं। स्क्वायर के लिए, क्यूब के लिए, स्फीयर के लिए सरफेस एरिया क्या होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, या बेस एरिया क्या होगा, और उसके बाद उससे रेट ऑफ चेंज का जो सवाल है वो आप फाइंड कर सकते हैं। दोबारा इस क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं, क्योंकि यहाँ क्यूब की बात हो रही थी, तो क्यूब के लिए जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा v इक्वल टू एक्स क्यूब होगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे। जब दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई करते हैं तो यहाँ dv आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 3x स्क्वायर dx। अब क्योंकि हमने परसेंटेज फाइंड करनी है तो dv ओवर v वाला एक्सप्रेशन फाइंड कर लेते हैं। dv की वैल्यू हमने निकाली है 3x स्क्वायर dx और जो वॉल्यूम है वो x क्यूब है। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी आर लेफ्ट विद दिस एक्सप्रेशन 3 ओवर एक्स dx। अब जो वैल्यूज हमारे पास होंगे वो हम पुट कर देंगे। ये वैल्यूज हमने कहाँ से निकालनी है, जो उसने हमें बताया था कि एज में हमने इतनी चेंज कर दी। तो इसका जो ईच एज है वो चेंज होता है फ्रॉम 4 टू 4.02। इसका मतलब है कि x की वैल्यू हमें मिलेगी 4 और जो चेंज आई है वो सेकंड नंबर में से फर्स्ट को माइनस करें, जो डेल्टा एक्स यानी कि dx होगा वो चेंज 0.02 के बराबर आई है। अब हम ये वैल्यूज अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 3 ओवर 4 इंटू 0.02। अब क्योंकि हमें परसेंटेज चेंज फाइंड करनी थी तो अब हम इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं यही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जब आप इसको 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला स्टेप सिंप्लीफिकेशन का है। 100 को आप 0.02 से मल्टीप्लाई करें तो 2 बनता है, 2 से कैंसिल करें तो 3/2% मीन्स कि इसका आंसर 1.5% होगा और 1.5% इसकी ऑप्शन नंबर बी में पड़ा हुआ। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक पे डिस्कशन यहाँ ख़त्म होती है। याद रखिए आज हमने जो टॉपिक पढ़ा कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स क्या होती है। अगर हमें फंक्शन गिवन हो तो डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करते हुए हम फाइंड कर सकते हैं फंक्शन कहाँ इंक्रीज हो रहा है, फंक्शन कहाँ डिक्रीज हो रहा है, फंक्शन का टेंजेंट हॉरिजॉन्टल कहाँ पर है, इस फंक्शन में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, रिलेटिव मैक्सिमा रिलेटिव मिनिमा फाइंड कर सकते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी हम फाइंड कर सकते हैं डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करते हुए, टर्निंग पॉइंट इसमें कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है फंक्शन के डेरिवेटिव से। तो इस पर हमारी ग्रिप होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने इसको कवर करना है। हमारा जो अगला टेस्ट आएगा उसमें हम ये सारी टेक्निक्स जो हमने पढ़ी इनको अप्लाई करेंगे। हमारे अगले टेस्ट में आने वाले 30 क्वेश्चन आप याद रखें वो 30 नोट पॉइंट्स होंगे आपके लिए। यानी कि अगर वो 30 क्वेश्चंस आप तैयार कर लेते हैं तो इनमें तमाम अप्रोचेस कवर हो जाती हैं और नेक्स्ट टाइम उनकी तरह के आने वाले सवालों को आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।